सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुहाना है और हम एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। हम 5 बहनें थी जो पापा के साथ ही रहती थी। मेरी मम्मी की कुछ साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। हमारा गुजर बसर मेरे पापा की कमाई से ही होती थी। घर हमारा अपना था। कुछ पापा के मिलने वाले बहुत सारे लोग थे, इसलिए अच्छा टाइम बीत जाता था। खर्चों की वजह से कभी हमें किसी तरह की तंगी का सामना नहीं करना पड़ा था। हमारे पापा बड़े खुले दिल वाले, मेल मिलाप रखने वाले आदमी थे। आधा शहर तो पापा को जानने वाला था। जो भी हमारे घर पर आता पापा का खाना खाए बगैर नहीं जाता। हर किसी की आवभगत बहुत अच्छे तरीके से करते थे। पापा का यही आदत लोगों को बहुत पसंद आता था। यही सारी आदतें हम 5 बहनों में भी थे। हम जैसे जैसे बड़े हो रहे थे पापा के तौर तरीके अपना रहे थे। बहनों में सबसे छोटी मैं थी और सबसे खूबसूरत भी थी, इसलिए मुझे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। मैं स्कूल जाती थी और बड़ी चारों बहनों ने 10वीं पास कर लिया था। अब घर में रह रह कर घर संभालना भी सीख रही थी और अपने लिए अच्छे रिश्तों का भी इंतजार कर रही थी, क्योंकि पापा शुरू से ही कहते थे कि मैं अपने बेटियों के रिश्ते ऐसी जगह करूंगा जहां पर उन्हें रुपए पैसों की कोई कमी ना हो। इसलिए जो भी रिश्ता आता पापा उन्हें मना कर देते थे। जबकि हमारे घर में मेरे पापा के कई दोस्त आते जाते रहते थे। कभी कोई राशन दे दिया, कभी कोई मिलने के बहाने आ जाता, कभी किसी काम की वजह से पापा उनको घर पर बुला लेते और हम जल्दी उनके लिए चाय पानी का इंतजाम करने के लिए कहते। हम 5 बहनें कभी किसी से भी नहीं शर्माती थी। पापा के साथ साथ बाजार भी जाया करते थे और दुकान वालों से हंस हंस कर चीज सस्ती करवा लेते। पापा ने मुझे कभी किसी बात के लिए नहीं टोका था, इसलिए मैं और ज्यादा ऐसे करने लगी थी। और फिर जब मेरी सबसे बड़ी बहन की शादी हमने कर दी तो मुझे भी शादी का बड़ा शौक चढ़ गया था, क्योंकि बड़ी बहन को पापा ने बहुत कुछ दहेज में दिया था और सब दूसरों की मदद से ही दिया था। मेरा भी दिल चाहता था कि जल्दी से मेरी भी शादी हो जाए, मुझे ढेर सारे कपड़े और जेवर शादी में मिल जाए। तब मुझे उन चीजों का लालच पैदा हुआ। मैंने अपने घर आने जाने वाले लोगों से दोस्तियां शुरू कर दी। मैं उनको बड़े लुभाने वाले अदाएं दिखाती थी। मुस्कुरा मुस्कुरा कर उनके सामने जाती थी। धीरे धीरे जैसे ही मेरी बातचीत बढ़ती थी वे लोग मुझे ढेरों गिफ्ट देकर जाते थे। मैं चाहती भी यही थी। आज़ाद और खुले माहौल में मेरी परवरिश हुई थी। मुझे इतनी भी तमीज़ नहीं थी कि मैं जो कर रही हूँ वह गलत है। मेरे लिए क्या सही था और क्या नहीं, कभी पापा ने मुझे समझाया ही नहीं था और धीरे धीरे मेरी यही दिमाग बनता चला गया। मैं अपने फायदे के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते थे। धीरे धीरे करके ऐसे ही मेरे चारों बहनों की शादी हो गई तो घर में मैं और मेरे पापा ही अकेले रह गए। तब तो मेरे 5 उंगलियां घी में थी और सर कढ़ाई में था, क्योंकि अब घर में आने वाली हर चीज की मैं इकलौती मालकिन थी। अब पहले की तरह किसी भी चीज में बहनों को बांट कर नहीं देना पड़ता था। एक टाइम में मेरे कई लड़कों के साथ चक्कर चल रहे थे और वे चक्कर सारे के सारे सिर्फ गिफ्ट के लिए थे। पापा सब कुछ जानते थे, लेकिन पापा ने मुझे कभी रोका नहीं था, बल्कि वह तो मुझे तरीका सिखाते थे किस तरह मैं किसी से अपनी मनपसंद चीज निकलवा सकती हूँ। और फिर जब मुझे वह चीज मिल जाती तो मेरे साथ पापा भी बड़े खुश हो जाते। इस तरह मुझे यही यकीन हो गया था कि मैं जो भी कर रही हूँ वह सब बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं नहीं जानती थी इन सब के लिए मुझे आगे चलकर क्या कुछ करना पड़ेगा। हुआ कुछ यूं था, पापा के मिलने वाले में से एक आदमी था जिसका नाम पप्पू था। उसकी अपनी मोबाइल की दुकान भी थी और पापा उसकी दुकान से मोबाइल वगैरह, सिम वगैरह भी लिया करते थे। कभी कभी रिचार्ज भी करवा लिया करते थे। पापा ने कभी इस बात से मना भी नहीं किया था। अब हमें मोबाइल रिचार्ज का तो कोई झंझट ही नहीं था। वह हमारे सारे मोबाइल रिचार्ज कर देता था। लेकिन जब मेरी उससे मिलना जुलना ज्यादा ही हुआ तो अब मुझे वह सारी चीजें मुफ्त में ही देने लगा था। वह मुझे शॉपिंग पे भी करवाता था। वह हर चौथे 5वें दिन मुझे सूट वगैरह भी दिलवाता था। मैं जिस सूट पर हाथ रख देती थी वो मुझे दिलवा देता था। यहाँ तक कि कभी कभी मैं एक साथ 3-4 जोड़े भी ले लिया करती थी। धीरे धीरे उसने मुझ पर पैसे लुटाने शुरू कर दिए थे। मेरे लिए कोई खाने की चीज लिया था तो कभी सूटों के अलावा भी फिर मुझे देने लगा था। मैं तो सिर्फ अपने लालच की वजह से उससे दोस्ती कर बैठी थी, जबकि वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन मैं उसके मुंह पर उसकी बड़ी तारीफें करती थी। वो पहले से शादीशुदा था, शायद 1-2 बच्चे भी थे, लेकिन मुझसे उसे क्या लेना देना था, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपना मतलब पूरा कर रही थी। मेरी उम्र करीब करीब 20 साल की हो गई थी जब एक दिन मैं घर में अकेली थी। पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे तो पप्पू घर पर आ गया। उसी दिन वह हमारे लिए राशन वगैरह भी लेकर आया था, इसलिए मैंने उसे
ड्राइंग रूम में बिठाया और चाय बनाने के लिए चली गई। लेकिन अभी थोड़ी ही देर बीते थे कि हमारे दरवाजे पर तेज तेज किसी के आने की आहट हुई, जैसे कोई तूफान आ गया हो जो दरवाजा तोड़कर ही दम लेंगे। मैंने जैसे ही जाकर दरवाजा खोला, मोहल्ले के कुछ औरतें हमारे घर पर आकर खड़ी हो गई थी। एक औरत धक्का देते हुए अंदर आई, तब पप्पू वहीं आंगन में बैठा था। शोर शराबा को देखकर हैरान हो गया था। जब औरतें अंदर आ गईं तो वह हक्का बक्का होकर देखने लगा। उन औरतों में से एक औरत अपने साथ आए हुए आदमी को कहने लगी, ये देखो बदचलन लड़की मर्दों को अपने घर बुलाती है और उनको बैठाती है, जबकि ये शरीफों का मोहल्ला है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं रह सकती। दूसरे औरतें कहने लगी, ये सब तो उनके घर में शुरू से ही हो रहा है, लेकिन हम इसलिए चुप थे। चलो, उनकी माँ नहीं है, इसलिए इनको रोकने वाला भी कोई नहीं है। हमने सोचा सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। हर आए दिन यहाँ आदमियों का आना जाना रहता है। बाप तो कुछ भी नहीं बोलता। इनमें से और बेटियां थीं जो शादी कर दी गई हैं, लेकिन सबसे छोटी वाली ने तो बहुत तूफान मचा रखा है। न जाने वह क्या क्या बोल रही थी। मैं तो खुद हैरान होकर उसे सुन रही थी। इतने में मेरे पापा भी घर पर आ गए। वह पापा पर ही टूट पड़े। कोई क्या बात कहता तो कोई क्या बात कहता, और उनको यकीन दिलाने की बड़ी कोशिश की। हम ऐसे वैसे नहीं हैं, बस कोई ना कोई काम होता है तो हम किसी को घर पर बुला लेते हैं, क्योंकि हमारा काम करने वाला भी तो कोई नहीं है। लेकिन मोहल्ले वाले तो उस दिन न जाने क्या सोचकर आए थे। एक बूढ़ा आदमी जो वहां खड़े सारी बातें सुन रहा था, पापा की बात सुनकर बोला कि देखो भाई, अगर ऐसे ही बात है तो अभी जिस आदमी को तुम्हारी बेटी ने अकेले में घर बुलाया हुआ था, जबकि तुम यहाँ पर नहीं थे, फिर तुम मुझे बताओ कि ये जवान लड़की है और किसी अनजान आदमी को बुलाकर यहाँ क्यों बिठा दी है? क्या ये शरीफ औरतों का काम है? तो मेरे पापा कहने लगे, बात को घुमाते हुए, और अपनी इज्जत रखने के लिए झूठ बोल दिया था, और कहने लगे, ये कोई अनजान आदमी नहीं है, बल्कि मेरी बेटी के साथ उसकी मंगनी हुई है और उससे शादी भी होने वाली है। पापा की बात सुनकर तो मैंने हैरानी से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था, लेकिन उस टाइम में कुछ बोल नहीं सकती थी। पप्पू भी चुप खड़ा था। जब पापा ने पप्पू से कहा कि बताओ पप्पू, तुम मेरी बेटी के मंगेतर हो ना, और तुम्हारी उससे शादी होने वाली है ना? तो पप्पू ने जल्दी से हाँ बोल दिया। और पप्पू बोला कि मैं तो यहाँ पर कुछ सामान देने आया था, और वैसे भी हमारे घर का मामला है, इसमें किसी को बोलने की क्या जरूरत है। ये सुनकर सारे मोहल्ले वाले कुछ ठंडे पड़ गए थे। लेकिन मोहल्ले का वही आदमी फिर से बोला कि अगर ऐसी बात है तो उसके साथ अपनी बेटी की जल्दी से जल्दी शादी करवा दो, क्योंकि हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मंगनी के बाद कोई ऐसे घर आता जाता रहे। आखिर मोहल्ले में हमारी बहू बेटियां भी तो रहती हैं। इस तरह इन पर क्या असर पड़ेगा? सारे भीड़ ने उसी आदमी की हाँ में हाँ मिलाई। उस टाइम एक औरत कहने लगी कि भाई, हमें तो इन बाप बेटी पर यकीन नहीं है। अगर आप लोग कहते हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन अभी दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। कोई जाकर पंडित जी को बुलाकर लाओ। अगर ये सही में इसका मंगेतर है तो अभी अपनी बेटी की शादी उसी आदमी से करवा देगा। फिर चाहे ये दिन में आए या रात में, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी सब भी उसी की बात में हाँ मिलाने लगे। मोहल्ले से एक आदमी चला गया और थोड़ी ही देर के बाद पंडित जी को बुलाकर ले आया। पंडित जी भी मोहल्ले के ही थे, इसलिए जल्दी से आ गए। और इधर हम बाप बेटी को भी समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन इज्जत बचानी भी बहुत जरूरी थी। इतना बड़ा झूठ पापा ने बोल दिया था, वह मेरे गले में कांटे की तरह फंस गया था। लेकिन पप्पू तो बड़ा खुश हो रहा था, क्योंकि पप्पू के लिए बात ही ऐसी थी। उसे और क्या चाहिए था। पापा ने मेरे सर पर दुपट्टा उड़ा दिया, मुझे पप्पू के साथ बिठा दिया। मैंने बोलने की बहुत कोशिश की। पापा ने मुझे सख्ती से मना किया और कहने लगे, अगर अभी इस टाइम ये ना हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी चुपचाप उस शादी को कर लो, उसके बाद चुप से पप्पू से डिवोर्स ले लेना। मैं चुप करके बैठ गई थी। फिर पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़े और हमारे फेरे लगवा दिए और जयमाला हुआ, और मेरे मांग में पप्पू ने सिंदूर भर दिया। अब तो मेरी जिंदगी बिल्कुल ही बदल कर रह गई थी, क्योंकि मांग के सिंदूर के बाद तो पप्पू चला गया था, लेकिन दूसरे दिन शाम को ही आ गया और पापा से कहने लगा, अभी मैंने घर का इंतजाम नहीं किया है, तब तक मैं यहीं रहूंगा। लेकिन आज के बाद कोई भी आदमी इस घर में नजर नहीं आना चाहिए। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और जल्दी मकान का इंतजाम करके मैं अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाऊंगा। पापा इस बात को सुनकर बड़े गुस्से में आ गए और कहने लगे, तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह की बात करने वाले? मेरे पापा से भी पप्पू ने बड़ी ऊंची आवाज में बोलने लगा था और कहा कि मैं इस घर का दामाद हूँ
और अब ये मेरी इज्जत का सवाल है, इसलिए जो कह रहा हूँ इस पर कान धरना शुरू कर दो, वरना बहुत पछताओगे। ये कहकर घर से चला गया। मैं कमरे में बैठी सब सुन रही थी। उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली। पापा से कहा कि तुम तो कह रहे थे कि उससे डिवोर्स ले लेना, लेकिन ये क्या, मुझे पप्पू डिवोर्स देगा? तो पापा बिल्कुल चुप हो गए और कहने लगे, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, थोड़े दिन के बाद देखते हैं। लेकिन दूसरे दिन पप्पू फिर से आ गया। उसने यहीं पर खाना खाया और कहने लगा, आज रात में सोऊंगा भी यहीं पर। मेरी तो जान पर बनाई थी। मेरे लिए बहुत खूबसूरत ड्रेस भी लाया था। कहने लगा, इसमें से कोई भी साड़ी तुम पहनकर तैयार हो जाओ, फिर हम थोड़े देर के लिए बाहर चले जाते हैं। मैं चुप से वह साड़ी उठाई, बेमन से ही वह साड़ी पहन ली और तैयार होकर उसके साथ बाहर चली गई। थोड़ी बहुत शॉपिंग की और घूम घाम कर फिर वापस घर पर आ गई। वह तो मेरे कमरे में बेड पर ही लेट गया। मुझे रह रहकर मोहल्ले वालों पर इतना गुस्सा आ रहा था, जिनकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझ जैसी खूबसूरत और कमसीन लड़की की शादी इस तरह से एक अधेड़ उम्र के गंजे आदमी से हो जाएगी। मुंह लटकाकर अपनी किस्मत पर मातम मना रही थी। वॉशरूम में चली गई, लेकिन जो हो चुका था उसे कोई टाल नहीं सकता था। कुछ दिन के बाद पापा ने उसको बड़े मीठे अंदाज में समझाने की कोशिश की। उस दिन जो हुआ था वह सब एक इत्तेफाक था, लेकिन तुम खुद सोचो कि एक तो तुम पहले से ही शादीशुदा हो, बच्चे वाले हो, इतनी कम उम्र बीवी की क्या जरूरत है? तुम मेरी बेटी को डिवोर्स दे दो। ये सुनकर वह अपने आपे से बाहर हो गया और कहने लगा कि मैं इज्जतदार हूँ और मेरी समाज में भी इज्जत है। अब सुहाना से मेरी शादी हो गई है और मैं उसे अभी डिवोर्स नहीं दूंगा, बल्कि एक हफ्ते में अपना सामान वगैरह पैक कर ले, क्योंकि मैं उसे अपने साथ यहाँ से ले जाऊंगा। पापा ने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि ठीक है, डिवोर्स मत दो, लेकिन यहाँ से मेरी बेटी को मत ले जाओ। मैं अकेले कैसे रहूंगा? जब तक मैं जिंदा हूँ उसे यहीं पर रहने दो। ये सुनकर पप्पू कहने लगा, ठीक है, सुहाना यहीं पर रहेगी, लेकिन ये याद रखना कि वो मेरी पत्नी है और हमेशा रहेगी। मेरे लिए ये सब स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसके अलावा अब कोई चारा भी नहीं था। पप्पू ने मेरे बारे में अपने घर वालों को भी बता दिया था। वह अलग बात थी कि पप्पू की फैमिली मुझे किसी भी तरह स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उसके बावजूद पप्पू ने मुझे नहीं छोड़ा। मैं पापा के साथ पापा के घर में रह रही थी। पप्पू रोजाना चक्कर लगाता और एक रात के बाद अगली रात मेरे पास रहता था। ऐसे ही मेरी पहली औलाद बेटा हुआ था। मैंने उसका नाम मानी रखा था। उसके पैदा होने के बाद मुझे उम्मीद थी कि पप्पू मुझे अपने खानदान से जरूर मिलवाएगा या अपने साथ ले जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह कहता था कि तुम्हें मेरे खानदान वालों से क्या लेना देना है, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपनी औलाद को अपना नाम दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए इतना ही काफी होना चाहिए। फिर पप्पू ने मेरे पापा के मृत्यु के बाद मेरी चारों बहनों से बात करके उस घर के हिस्सों में से जो हिस्सा उनका बनता था उनको उनके हिस्से के पैसे दे दिए और जो मेरे हिस्से का बचा वह घर मेरे नाम करवा दिया। तब मुझे तसल्ली हुई, क्योंकि अब कम से कम कोई ठिकाना तो मेरे नाम पर था। बेशक वो मेरे ही पापा का घर था, लेकिन अब पूरी तरह मेरा ही था। उसकी मालकिन मैं ही थी। पप्पू हर महीने घर में राशन डलवा देता था, पूरे महीने का खर्चा मुझे दे देता था, लेकिन उसने मेरा अकेले घर से बाहर जाना बंद कर दिया था। सब्जी वगैरह भी मैं गली में आने वाले रेडी वाले से ले लिया करती थी, लेकिन अगर कहीं जाना होता तो पप्पू के साथ ही जाती थी। मुझे रुपए पैसे की कोई परेशानी नहीं थी। मैं बस ये चाहती थी कि पप्पू मुझे अपने खानदान वालों से मिलवा दे और मेरा भी वहां पर आना जाना हो जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और फिर एक साल के बाद मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई तो पप्पू कहने लगा कि बस अब इससे ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि पहली पत्नी से भी मेरे 3 बच्चे हो चुके हैं। अब तुम्हारे भी 2 बच्चे हो गए हैं। मैं उनकी ही अच्छी परवरिश करने वाला हूँ और मेरे लिए यही काफी है। और जब मेरे बच्चे स्कूल जाने वाले हो गए तो पप्पू ने उन्हें एक प्राइवेट स्कूल में ही एडमिशन करवा दिया था, जो मेरे घर के पास ही था, ताकि मैं उन्हें छोड़ने और लेने जा सकूं। फिर वह पूरी तरह अपने बच्चों में बिजी हो गया, लेकिन मैं अपनी इस जिंदगी से भी तंग आ गई थी। मैं तो अब पहले वाली सुहाना नहीं थी। बच्चे कुछ बड़े हुए तो मैंने दोबारा से अपना ख्याल करना शुरू कर दिया था। पप्पू के भाई विदेश में रहा करते थे, मेरे बारे में सब जानते थे, इसलिए मैंने पप्पू से इस बात के बारे में बात किया तो दोनों दुकानों में से एक दुकान मेरे नाम कर दो। कल कला को अगर हमारे बीच झगड़ा हो जाती है तो हमारा कुछ तो सहारा हो जाए। क्या पता कोई ऊंच नीच हो जाए तो मेरे बच्चे भूखे तो ना सोए। तब पप्पू ने छोटी वाली दुकान मेरे बेटे के नाम कर दी थी, तो मुझे थोड़ा तसल्ली हो गया था। दुकान के कागजात मेरे पास अलमारी में पड़े थे। और फिर जब मेरे बच्चों ने 10वीं पास कर लिया, जब कॉलेज में पहुंचे तो अचानक ही एक एक्सीडेंट में पप्पू की मृत्यु हो गई।
मैं भरी जवानी में ही विधवा हो गई थी, लेकिन मुझे उस चीज़ का कोई सदमा नहीं था, बल्कि मैं अब उन सारी पाबंदियों से आज़ाद हो चुकी थी और मुझे अब अपने पति पप्पू से छुटकारा भी मिल गया था। फिर जब पति की 13वीं हो गई, मैं अपने बेटे को साथ लेकर पप्पू की पहली पत्नी के घर पहुंच गई, क्योंकि पप्पू के मृत्यु के बाद से अब तक मैं अपने घर में ही रह रही थी। मुझे दुकान से आमदनी का कोई हिस्सा भी नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने अपना हक मांगने वहां चली गई थी। जाते हुए मैं एक दुकान के कागज भी साथ ले गई थी और मैंने उनसे साफ साफ बात की थी कि छोटी दुकान मेरे बेटे के नाम है, इसलिए आज से वह बाप की जगह दुकान पर जाएगा और दुकान की आमदनी का रुपया भी किसी और को नहीं बल्कि मेरे बेटे को ही मिलना चाहिए। पप्पू के घर वाले पहले से ही ये बात जानते थे, इसलिए उन्होंने इस बात पर कोई भी हंगामा नहीं किया। बस यही कहा कि अपनी दुकान के साथ जो मर्जी करना है करो, जैसे चाहो खाओ पियो, लेकिन आज के बाद दोबारा यहाँ पर कदम मत रखना। तो मैं अपने बेटे को लेकर वहाँ से आ गई। मेरा बेटा 10वीं पढ़ चुका था, उसका पढ़ने लिखने में भी कोई इतना दिलचस्पी नहीं था, इसलिए मैंने उसे दुकान की जिम्मेदारी दे दी और उस दुकान पर पहले से जो कारीगर काम कर रहे थे उन्हें तो उस चीज़ की अच्छे से एक्सपीरियंस था। अब मेरा बेटा सिर्फ उस दुकान पर मालिक बनकर संभाल रहा था। इस तरह वह जल्दी कारोबार के मामला समझ गया। उसने दुकान संभाल ली, लेकिन अब पहले जैसी आमदनी नहीं हो रही थी, या शायद मेरा बेटा मुझसे छुपाता था। मैं जब उससे पूछती थी तो वह कहता था कि कारोबार खराब हुआ पड़ा है, इसलिए जो मिल रहा है वही बहुत है। ये सुनकर मैं चुप हो जाती थी। इधर मेरी बेटी भी जवान हो गई थी, लेकिन पता नहीं किस पर गई थी। वो बदतमीज और घमंडी लड़की थी, जबकि मैंने तो उसकी ऐसी कोई परवरिश नहीं की थी। लेकिन सच तो ये था कि वो मेरे जैसे ही खुदगर्ज और खुदपरस्त साबित हुई थी जैसे मैं जवानी में थी। इसलिए अब मैं उसे क्या कर सकती थी? उसे समझाने की बहुत कोशिश करती थी, वो मेरे साथ बदतमीजियां करना शुरू कर देती थी। फिर मैंने दोनों बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया। कुछ साल बीते तो मेरे बेटे ने कहा कि वह किसी और को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। मैंने बेटी की पसंद को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वही मेरा इकलौता सहारा था। इसलिए रिश्ता लेकर उस लड़की के घर चली गई जिसे उसने बताया था। वह थोड़ी ही दिनों के बाद मैं उसे बहू बनाकर अपने घर में ले आई, लेकिन उस लड़की ने आते ही मेरे बेटे पर कब्जा कर लिया। अब उसने मेरे घर पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। मेरे साथ तो अजीब समस्याएं होनी शुरू हो गई थी, जो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहू ने बेटे के दिल दिमाग में धीरे धीरे जहर भरना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ, दुकान से जो रोजमर्रा का खर्चा आता था वह अब बेटा मुझे देने के बजाय अपनी बीवी को देने लग गया और फिर थोड़े महीने बाद ही वह पूरे घर की मालकिन बन गई। मेरी बेटी और बहू की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। रोजाना उनकी किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि बहू को अपनी ननद बर्दाश्त नहीं थी और ननद अपनी भाभी से बहुत बदतमीजियां करती थी। वह तो भाई से भी नहीं लड़ती थी। मैं अब रोज रोज के इन झगड़ों से बहुत तंग आ चुकी थी। फिर जब एक दिन मेरी बेटी ने कॉलेज में अपने साथ पढ़ने वाले एक लड़के का मुझे बताया, उससे शादी करना चाहती है और बहुत अमीर घर का लड़का है, तो मैंने जल्दी अपनी बेटी को कह दिया कि जिससे कहोगी मैं उससे शादी करवा दूंगी। लेकिन मेरी बेटी कहने लगी वह मुझसे शादी तो कर लेगा, लेकिन मेरे घर वालों से कोई मतलब नहीं रखेगा, क्योंकि वो बहुत अमीर लोग हैं। ये सुनकर मैं चुप हो गई। जब बेटी अपनी माँ को कह रही है तो मैं उसे क्या कहूँ। मैंने उसे कह दिया कि ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे तुम कर लो। करीबन 1 महीने के बाद मेरी बेटी ने मुझे खबर दी कि मेरा किसी मैरिज हॉल में मेरी और रवि के साथ मेरी शादी है और माँ तुम बस उस दिन वहाँ आ जाना, लेकिन वही कपड़े पहन कर आना जो मैं तुमको दिलवाऊंगी। मैं चुप से उसकी बातें सुनती रही, लेकिन मैंने उससे जब कहा कि अपने भाई और भाभी से तो कहो, कहने लगी तुम मेरी माँ हो और मैं सिर्फ तुमसे कहूँगी, भाई और भाभी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं उसकी बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गई और जैसा उसने कहा था वैसा ही मैंने किया। लेकिन उसकी शादी के बाद मैंने उसे मजबूर नहीं किया कि वह खुद यहाँ अपने पति को लेकर आए, मेरे घर आए, क्योंकि मेरा बेटा तो बहन की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, जिसने भाई और भाभी को शामिल किए बगैर ही अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। और फिर जब मेरी बेटी की शादी को 1 महीना हो गया तो बहू ने मेरे खिलाफ साजिश करके हम माँ बेटे को लड़वा दिया। उसी दिन मेरे बेटे ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि मुझे अब वह ज्यादा अपने साथ नहीं रखेगा। ये सुनकर मुझ पर आसमान ही गिर पड़ा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा मुझे कह रहा है, लेकिन मैं जानती थी वह कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि वह पूरी तरह अपने बीवी के हाथों का खिलौना बन गया था। इसलिए मैंने अपनी बेटी को रोते हुए फोन किया, उससे सारी बात बताई तो वो कहने लगी ठीक है माँ, तुम ऐसा करो,
टैक्सी करके मेरे घर आ जाओ, लेकिन यहाँ रहने के लिए एक शर्त होगी, क्योंकि मैं अपने ससुराल वालों को ये नहीं बता सकती कि मेरी माँ मेरे पास रहने आ रही हैं। इसलिए तुम्हें मेरे घर में नौकरानी बनकर रहना होगा। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इसलिए मैंने उससे कहा कि जैसा कहोगी वैसा ही करूँगी। फिर एक बैग मैंने अपने कपड़े पैक कर रखे थे और रोते हुए अपने घर से निकल आई। और जब अपनी बेटी के घर पहुंची तो वहां का शान शौकत देखकर मैं दंग रह गई। एक तरफ मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी, कितने अमीर घर की बहू मेरी बेटी है, और दूसरी तरफ मैं दुखी भी हो रही थी, मैं उसकी नौकरानी बनकर यहाँ आई हूँ। मेरी बेटी ने अब तक जो ससुराल में मुझे छुपा कर रखा हुआ था, उसके ससुराल में सिर्फ उसका ससुर था। ससुर के अलावा इतनी बड़ी कोठी में मेरी बेटी और दामाद अकेले रहते थे। सास की मृत्यु हो चुकी थी। रवि अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मुझे ये सब जानकर भी दुखी हुआ था। मेरी बेटी कितनी खुदगर्ज है, लेकिन जब मैं वहाँ रहने गई तो मुझे उसकी खुदगर्जी का असली चेहरा नजर आ गया। उसने तो वाकई में मुझे नौकरानी की तरह काम करवाना शुरू कर दिया। मैं उसके कहने पर 3-4 तरह का खाना बनाती थी और फिर घर के सारे काम उसने मेरे जिम्मेदारी पर डाल दिए थे। जब मैं अकेली होती तो मुझे कहती कि तुम मेरी माँ हो, तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से मेरा घर कौन संभाल सकता है। लेकिन अपने ससुर और पति के सामने मेरे साथ बिल्कुल बात नहीं करती थी, जैसे मैं उसकी अपनी माँ नहीं बल्कि नौकरानी हूँ। जबकि मेरा दामाद ये बात जानता था कि मैं नौकरानी नहीं हूँ, उसकी पत्नी की माँ हूँ। वह अच्छा लड़का था, वह मेरी बहुत इज्जत करता था। जब कभी मौका मिलता मुझे बड़े अच्छे तरीके से बात करता था और मेरा हाल चाल भी पूछ लिया करता था। बल्कि मैंने नोट किया था कि मेरी बेटी कावेरी को इसका कोई अफसोस नहीं था, बल्कि मेरे दामाद रवि को दुख होता था। हो सकता है मेरा दामाद कावेरी को ये भी समझाता हो कि माँ के साथ इस तरह का रवैया क्यों रखती है, मगर मैं जानती थी कि मेरी बेटी तो किसी की नहीं सुनती थी। ये सब मेरे अपने ही कर्मों की सजा थी। मैं जवानी में खुद ऐसी थी, मैंने कभी अपने पापा और बहनों की नहीं सुनी, तो आज मेरी बेटी ने मेरी क्यों सुननी थी। कावेरी के ससुर बहुत गंभीर टाइप के आदमी थे, लेकिन मैंने उन्हें कभी बोलते हुए नहीं सुना था। अगर मैं उनके लिए चाय बनाकर ले जाती तो मुझे इशारे से वहां चाय रखने को कह देते। कभी कोई काम होता तो वह कभी भी डायरेक्ट मुझसे नहीं कहते थे, बल्कि रवि ही मुझे उनके कामों के बारे में समझाता रहता था। क्योंकि मेरी बेटी को तो शॉपिंग और पार्टियों से फुर्सत नहीं मिलती थी कि वह अपने घर या ससुर का ख्याल रखती। पता नहीं रवि किस तरह कावेरी के साथ समय बिताता था मुझे वहां रहते हुए। अब 3 महीने हो चुके थे मैं सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। मेरे अलावा और कोई भी नौकर 24 घंटे वहां नहीं रुकता था। सब अपना काम करके अपने घर वापस चले जाते थे। मैं अपने क्वार्टर में आराम कर रही थी कि रवि मेरे पास आया, तो मैं रवि को देखकर फटाफट उठकर बैठ गई थी। मैंने उससे कहा, बेटा तुम मुझे वहां पर बुला लेते। तो कहने लगा कि कोई बात नहीं है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। उसने कहा कि कावेरी इस वक्त घर पर नहीं है, तो मुझे लगा कि यही अच्छा मौका है आपसे बात करने का। मैंने कहा कि ऐसी क्या बात है बेटा। तो वो कहने लगा, आप मेरी बात को गलत मत समझिएगा और मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मैं सब कुछ देख रहा हूँ कि आपकी अपनी बेटी आपके साथ कैसा बर्ताव कर रही है, और बेटे तो आपको घर में रखना नहीं चाहता। आप सोचिए, अगर आपकी बेटी ने भी आपको यहाँ से जाने को कह दिया तो आप कहाँ जाओगी। मैं रवि की बातें सुन रही थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने उसे कहा कि बेटा साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो। तो कहने लगा कि आप मेरे अंकल से शादी कर लो, क्योंकि मेरे अंकल की पत्नी की कुछ दिनों पहले ही मृत्यु हो गई है और उनकी कोई औलाद भी नहीं है, ना ही बेटा है ना ही बेटी है। उन्हें भी एक ऐसे साथी की जरूरत है जो उनका ख्याल रख सके, और आपको भी सहारा मिल जाएगा और आपको उस घर से कोई नहीं निकाल सकेगा। आपकी पोजीशन भी बदल जाएगी। ये सुनकर तो मैं बहुत हैरान हुई कि ऐसे कैसे कह सकता था, लेकिन वह कहने लगा, आप सोचिए उसमें कोई बुराई नहीं है। आपकी उम्र इतनी ज्यादा तो नहीं है और फिर आपकी हैसियत भी उस घर में मजबूत हो जाएगी। उसने कहा कि मैंने अपने अंकल से बात कर ली है, आपसे शादी करने के लिए राजी हैं। अब आप मुझे सोचकर बताइए, मैं इंतजार करूंगा कि आप मुझे जरूर बताएंगी। उसके बाद वह वहां से उठकर चला गया और मैं सारी रात सो नहीं सकी। लेकिन मुझे ये बात समझ आ गई थी, अगर मुझे कहीं इज्जत के साथ रहना है तो ऐसा कोई कदम उठाना पड़ेगा, और मेरी औलाद ही मुझे जलील करने पर तुली हुई थी। दूसरे दिन रवि फिर से मेरे कमरे में आया और मुझसे पूछने लगा। तो मैंने कहा, ठीक है जो तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन क्या कावेरी को इसके बारे में पता है? क्या वो मेरी शादी के लिए मान जाएगी? तो वो कहने लगा, कावेरी को तो मैं खुद मना लूंगा। और फिर 2-4 दिन के बाद रवि मुझे सर्वेंट क्वार्टर से निकाल कर
बगल के ही एक और कोठी में अंदर ले गया और एक कमरे में मुझे रहने के लिए दे दिया। कहने लगा कि जब तक कि अंकल से आपकी शादी नहीं हो जाती तब तक आप यहाँ पर रुकिए, उसके बाद आप घर की मालकिन बन जाओगी। मैं ये सुनकर दिल ही दिल में खुश हो गई। अभी तो रवि ने सिर्फ मेरे अपने अंकल से शादी करने की बात की थी और मुझे कमरा रहने को दिया था, लेकिन मैं खुद अब अपने आप में कंफर्टेबल महसूस करने लगी थी। ये सोच रही थी कि अगर वाकई ऐसा हो जाता है, रवि कह रहा था, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी सारी जिंदगी जिन मुश्किलों का सामना करते हुए बीता था, जिस तरह के हालात में रह रही थी, वे सब कुछ मेरा बीता हुआ कल बन गया था। मेरा अब भविष्य बहुत खूबसूरत होगा। अब मैं चैन की सांसें ले सकूंगी। वह दिन आएगा, मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। लेकिन मैंने नोट किया था, जब से ये बात हुई थी उसके बावजूद रवि के अंकल ने मुझे एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा था, नहीं उन्होंने मुझसे कोई बात की थी। उनकी चुप्पी से मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या पता उनको मैं पसंद हूँ भी या नहीं। एक दो बार जब मैंने उनको चाय देने गई तो उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसे बैठे रहे जैसे वहां मैं मौजूद ही नहीं हूँ। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि उनके जैसा इंसान मुझे पसंद करे और मुझसे बात करे तो अच्छा होगा, क्योंकि वह बिल्कुल भी छिछोरे टाइप के आदमी नहीं थे। और वह दिन आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। रवि ने कुछ अपने जानने वाले दोस्तों को अपने अंकल के घर खाने पर बुलाया और मेरी अपने अंकल के साथ शादी करवा दी। अब मैं सोच रही थी कि मैं भी अपनी बेटी के मुकाबले में बराबर की हो गई। अब मेरे भी ठाट बाट हो गए। पहले रवि के घर में रहते हुए मैं जिस बंदे को मालिक कहती थी, अब वह मेरा पड़ोसी होगा। मैं सब की तरह उनको अब नाम से बुलाने के लिए सोचने लगी। उस दिन मैं उनके कमरे में थी, जिंदगी में दूसरी बार दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन दिल से खुश थी। पहली शादी तो ऐसे ही हुई थी कि मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब मैं कमरे में बैठी राजपाल का इंतजार कर रही थी। सारे मेहमानों के जाने के बाद जब वह कमरे में आए, मुझे घबराहट होने लगी कि न जाने अब वह क्या कहेंगे। पहली बार मुझे बात करेंगे, लेकिन कयामत उस वक्त टूटी जब उन्होंने कमरे में आने के बाद भी मुझसे कोई बात नहीं की, बल्कि बड़े आराम से कपड़े उठाकर चेंज करने चले गए और वापस आकर मेरे हाथों में हाथ डालकर महसूस करने लगे और मुस्कुराने लगे। उसके बाद उन्होंने मुझे कह दिया कि तुम भी कपड़े चेंज करके लेट जाओ। कुछ परेशान सी हो गई। वो मेरी तरफ देखकर बात क्यों नहीं कर रहे। मैंने उनसे खुद बात करने की कोशिश की और कहा कि आपकी तबीयत कैसी है। आपको ये सब अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपने कुछ सोच समझकर ही इतना बड़ा फैसला किया होगा। मुझसे शादी की है, मैं आपकी बड़ी आभारी हूँ। और पता नहीं मैं उनसे क्या कुछ कह रही थी, लेकिन जब मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो वो बेड पर लेटकर सो चुके थे। मैं बड़ी हैरान हुई कि वे इतनी जल्दी कैसे सो गए। अभी तो लेटे ही थे। फिर सोचा कि दवाई खाते होंगे, क्या पता दवाई की डोज की वजह से नींद आ गई हो। मैं उठकर कपड़े बदले और फिर मैं भी सो गई। अगले दिन जब मैं उठी तो वह कमरे में नहीं थे। ये तो नहीं जानती थी कि सुबह सुबह वॉक के लिए जाते थे, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वे आज भी चले जाएंगे। मैं भी उठकर फ्रेश हुई थी। रवि मेरे कमरे में आया और उसने जो बात मुझे बताए, ये सुनकर मेरी जान ही निकल गई। वह कहने लगा, अंकल ने आपकी तरफ नहीं देखा होगा ना। मैंने कहा, हाँ, मेरी तरफ देखकर तो बात नहीं कर रहे थे, शायद मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ। बगैर देखे ही सो गए। रवि मुझसे जो बात बताया, मेरे लिए यकीन करना बिल्कुल भी नामुमकिन था। वह कहने लगा, असल में मेरे अंकल देख नहीं सकते क्योंकि वह पैदाइशी अंधे हैं, लेकिन वह अपनी शख्सियत को इस तरह से बना चुके हैं कि किसी को पता नहीं चलता कि वे अंधे हैं। रवि की बात सुनकर मैं हैरान होकर रह गई। रवि की तरफ देख रही थी तो रवि कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि मुझे ये सब आपको पहले बताना चाहिए था, लेकिन मैं तो यही समझ रहा था कि आपको पता है क्योंकि आप 3 महीने से यहाँ पर रह रही हैं। मैंने उसे कहा कि कोई बात नहीं, अगर वह अंधे हैं तो क्या हुआ, मेरा साथ तो दे सकते हैं। और फिर मैं नाश्ता बनाने किचन में चली गई। मैंने उनसे बिना पूछे ही नाश्ता बना लिया और जब राजपाल वॉक से लौटकर घर आए तो उनको नाश्ता के लिए बुलाया और बड़े खुश थे और फ्रेश नजर आ रहे थे। नाश्ता करके उन्होंने मुझे भी करने को कहा और मेरी तारीफ भी की। नाश्ता बहुत अच्छा था तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने उस घर को अपना घर समझकर संभाल लिया और कावेरी अब मेरी पड़ोसन बन गई। मेरे भी कावेरी के बराबर ठाठ बाट बन गई। कावेरी मेरे साथ वैसे ही रहती थी जैसे पहले थी और मैं राजपाल के साथ बहुत खुश थी, लेकिन दिल के किसी न किसी कोने में हसरत थी, काश वह देख पाते और मैं उनके सामने सजती संवरती और घूमती। मेरे भी दिन सही तरह बदल जाते, लेकिन शायद मेरा नसीब ही ऐसा था
कि मुझे अधूरी खुशियाँ मिलती रही। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।